बहुत अच्छा हमारे भाई चेतन चर्चित ने काव्य पाठ किया, नेताओं की बात की। तो मुझे तो याद आ रहा है कि नेता ने अपनी पत्नी से कहा, तुम तो कहती थी मुझे बहुत प्यार करती हो, सिर्फ मुझी पे मरती हो, मैंने देखी नहीं आज तक तुम्हारे जैसी लुगाई। चुनाव मैं लड़ रहा हूं और वोट तू विपक्षी उम्मीदवार को दियाई। तो पत्नी बोली, मेरे नेता पतिदेव, मेरे भोले पतिदेव, मैं खुद अपनी राह में कांटे बोना नहीं चाहती और तुम्हें वोट देके 5 साल के लिए खोना नहीं चाहती। तो आप सबकी अनुरोध पर, आप सबकी डिमांड पर, जो आपके दिलों पर राज करते हैं, मैं ऐसे बाबूलाल जी को आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूं। लेकिन वो तालियां बजनी चाहिए, वो ऊंचाई में देखना चाहता हूं जो उनके नाम के साथ जुड़ी हुई है और एक एक दिलों में धड़कते हैं वो बाबूलाल जी। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों से अगर सुनना चाहता है तो मैं बाबूलाल जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, वे आए और अपना श्रेष्ठ काव्य पाठ करें। बाबूलाल तो आपके साइज का ही है बाबा, तो मैंने कर दिया साइज का। आप सोच रहे हो ये चेतन के साइज का ही है अभी। परम आदरणीय जमी पर बैठे जमींदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैन साहबों, भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं ये सोच रहा था जब से बैठा बैठा कि शायद मेरा नंबर नहीं आए, पर गुप्ता जी ने मुझे बैठे को उठाया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान जिसने मुझको उठाया उसे तू उठा। मेरे भाई साहब विनोद पाल जी मेरे बारे में कुछ कह रहे थे, आप कहो तो इनको ब्याज समेत चुका दूं साहब। देखो साहब, मेरा एक दिन दिल्ली जाना हुआ, मैंने कहा अब रात हो गई, कहाँ रुकूं? तो मन में ख्याल आया क्यों ना विनोद जी के यहाँ रुक लूं। मैं विनोद जी के यहाँ गया साहब, मुझे पता नहीं था इनके घर में गृह युद्ध छिड़ रहा है। 1 सप्ताह से इनकी धर्मपत्नी इनसे बात नहीं कर रही थी। मैं पहुंचा, इन्होंने मेरा बड़ा सम्मान किया और घरवाली को आवाज लगाई कि शायद आज बोलना शुरू कर दे। अरे बोल जरा बाबूलाल डी आए, थोड़ा पानी लाना। साहब घरवाली गुस्से में थी, बोली बोल पानी बुरा क्यों घड़ा में, पानी देने नहीं आई। अरे बोले पानी लाना, बोल बुरा क्यों घड़ा में। ये कभी थे साहब, बड़ी बुद्धि से काम लिया, क्या तो डिगिया के आगे मेरी तो हुई होगी। तो ये बोले बोल घड़ा कहाँ है? घरवाली बोली रसोईया में। अरे बोल रसोईया कहाँ है? के घर में। बोल घर कहाँ है? के गांव में। बोल गांव कहाँ है? के पंचायत में। पंचायत कहाँ है? के तहसील में। अरे बोल तहसील कहाँ है? के जिले में। बोल जिला कहाँ है? के प्रांत में। अरे बोल प्रांत कहाँ है? के भारत में। बोल भारत कहाँ है? के एशिया में। अरे बोल एशिया कहाँ है? के संसार में। बोल संसार कहाँ है? के पानी में। बोल पानी कहाँ है? के बुरे क्यों घड़ा में, लादर पे बादर। ये इनकी सब औकात है। और मेरे भाई साहब चौधरी जी कविता पढ़ रहे, भाई साहब सच कह रहा हूँ, बोझ की ये कविता पढ़ रहे थे, मैं यह हिसाब कहाँ पर रहा था। पर इनको एक बात बता दूं कि मैं भी इटावा कब सम्मेलन में गया था। इटावा जब कब सम्मेलन में मैं गया था, इनकी धर्मपत्नी इनकी कविता सुनने के लिए श्रोता में आ बैठी। ये वोज के कवि थे साहब, तो ये वोज के कवि तो वोज की बात करते हैं। इन्होंने वहां कविता पढ़ना शुरू किया कि हम धरा बदल देंगे, हम गगन बदल देंगे। श्रोतान में तो घरवाली ठाड़ी है कि बोली वो रिंदत चड्डी बनियान बदले तो 15 दिन है तू का धारा का गगन में बदले। इसलिए भाई साहब हम भी वोज नहीं लिखते। तो हमारी धर्मपत्नी ने हमसे कहा, बोलो ऐसा कर, तेरी उम्र 60 साल की हो गई, यह हाथ लिखना बंद कर दे। तो मैंने क्या लिखूं? बोलो वोज लिख। मेरी मोई में वोज ना है तो वोज का लिखूं? अरे बोल श्रृंगार लिख। मैंने श्रृंगार में नहीं लिख सका, भगवान ने रंग रूपी नहीं दिया। तो बोल गीत लिख। मैंने मैं कोई गीत बीत नहीं लिखूंगा, मेरे देश में साहब ऐसे ऐसे गीत चले जो देश का बंटा डार कर दिया। भाई साहब मैं जब छोटा था एक गीत गाता, काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी। और आज मेरे नाती से मैं कहूं बेटा गीत गा, तो पता नाती क्या गाता है? सर काले खटिया जाड़ो लगे, क्या गीत चले था। मैं दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, वहां नहीं मिले सजना, यहाँ नौजीन में आ जाती, कितने सदन चाहिए यहाँ से ले जाती।
ये गीत ऐसे चले बोल तू जहाँ कहीं रहेगी मैं सूंघते सूंघते आ जाऊंगा। मैंने कुत्ता है का जो तू सूंघते सूंघते आ जाएगा। इसलिए भाई साहब मैं कोई गीत बीत नहीं लगता। मैं मात्र 8वीं पास कवि हूँ, गाँव का कवि हूँ, गाँव से निकला हूँ। ये जब है विद्वान कवि है, पढ़े लिखे। अब पढ़ लिख के न कोई तीर तो मारना लियो कर कब रहे भाई मैं 8वीं पास कर रहा हूँ। और एक बात और बताऊं साहब कि मैंने कोई कविता दिल से नहीं लिखी है। आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। सुबह घर से चला, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहा हूँ? मैंने कहा उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। अरे मैंने पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवाली बोली शाम को इधर तो है ही, और खास के तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा था हम कुत्ता मुंह देखो मुझे फेंकना पड़ता इसलिए आप डिनर ही कर। भाई साहब हुए बस अड्डे पाया, कंडक्टर बुरी तरह चल रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा? मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा क्या? कंडक्टर बोलियो बाबा क्यों? मैंने वो ड्राइवर बोला, बोल बाबा आ मेरे पहिया के नीचे तो आज स्वर्ग पहुंचा दूं। मैंने कहा ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे कहाँ इसके 64 दांत? क्यों झूठ बोलता है? मैंने पता है बीच में तू भी तो बोलेगा। तो 32 तेरे और 32 से आ गया। भाई साहब मुझे पता नहीं उस बात में विनोद पाल जी बैठे थे। मैं जैसे ही बस में बैठा मैंने कहा विनोद पाल जी पैर से विकलांग हूँ, मुझे बैठ जाने दो बगल में। बोल पीछे जा। भाई साहब पीछे गया, उसने कहा आगे जा। भाई साहब आगे जा, पीछे जा। 15 मिनट हो गए मुझे बैठने को, किसी ने जगह नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था, कब से मेरे को देख रहा। बोला बोल बाबा क्यों होते हो परेशान? आओ मेरा बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। बस चली, 3 किलोमीटर पर रुकी। कारोई पेंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही करिश्मा। भाई साहब बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। विनोद पाल जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? लो मैं हटता हूँ, आप बैठ जाओ। लेकिन भाई साहब वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठे। नहीं बाबा ताली बजावा नहीं, किस्मत का खेल है सब। मुसाफर बस अड्डे पाया, एक भिखारी आया मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम वक्त चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बाप है ऐसे ही पैसा मांगे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब मेरी हैसियत ऐसी है। मैंने विनोद पाल जी की तरफ इशारा कर दिया। मैंने कहा इनसे ले ले। तो भिखारी ने विनोद पाल जी को ऊपर देखा, नीचे देखा और पर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बोल बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोले खुदा ही भिखारी सो लग रहा है हमको। और भाई साहब जब मैं भरतपुर बस अड्डे पे आया तो और भी गजब हो गया। एक भिखारी आया मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम वक्त चाय 10 रुपए की आती है, चाहे तो 5 रुपए की आती है। मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैंने कहा तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोले भाई के चक्कर में भिखारी बने नहीं, मैं महलन में रह रहा तेरी तरह पहले। और भाई साहब जब मैं ठीक आपके यहाँ आया तो मुझे किसी ने नजर उठा करके नहीं देखा, पर एक डॉक्टर साहब ने जरूर देखा और बोले भाई साहब कहाँ के हो? मैंने कि राजस्थान के। कहाँ जा रहे हो? मैंने कि कब सम्मेलन में कविता पढ़ने। बोले कवि है? मैंने कि जी हाँ। बोला आप क्या कवि हैं? आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। बोले मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास करो। आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही ना है तो चेक क्या कराऊं? तो बोले ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और ब्लड प्रेशर के बारे में खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, इंटर किया तो मध्यम रह गया और जादन ते घरवारी आई है वादन ते लोई लो चल रोए। फिर भी डॉक्टर साहब ने सिरंज उठाई, भाई साहब खून नहीं मिला। मैंने सिरंज को तोड़ दिया और मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटते हैं तुरंत खून निकाल लेते हैं। भाई साहब माफ करना है, यहाँ कोई डॉक्टर हो, मैं तो अपने राजस्थान के डॉक्टर की कविता पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाना पैर कटना था और डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले बोल भैया तेरी अंतिम इच्छा बहुत तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला
और डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हुजूर आप क्यों होते नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? एक छोटी सी रचना। सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी, और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरबारी बोली अजी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। वो मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई, तो कहा चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई, तो कहा चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान मेरी ये अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरे थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में तेज बैग उठाया, कमरे से बाहर। घरवारी बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने क्या आत्महत्या करनी? क्या आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आ उधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चले आना, बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना और पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चला आएगा। पर तू एक बात बता, तेरे जलने के बाद तू पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप चुकाएगा। जाते जाते 2 मिनट की एक कविता कि मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला पापा पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जल रहा है। मैंने कहा नहीं बेटे रावण जलेगा, ऐलान हो चुका है, पर वो ऐसे वैसे नहीं, राम के बाण से जलेगा। बोल पापा सच मान, रामचंद्र जी खूब चला रहे बाण, फिर भी नहीं जलने श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया, देखकर दृश्य में भी चकराया, राम चला रहे थे बाण, रावण के चेहरे पर मुस्कान, उनके मुख से एक ही आवाज मैं नहीं जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ में से दौड़ता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोले रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा, तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, 10 शीशों को उसकी तरफ घुमाया और बोला बोल मूर्ख तू कहां से आ रहा है, मुझे हर साल जलता देखता है फिर भी तेरा पेट नहीं बढ़ता है, और अगर तुझे जलना ही देखना है तो तू तेरा पूरा भारत देश देख ले, संप्रदाय की आग में जल रहा है। तब सिद्धि का लेकर सारा में ऊपर तक चढ़ा और धीरे से रावण के कान में कहा कि भैया रावण जल जाओ, जनता परेशान है, दिल मत दुखाओ। रावण बोला मुझे बेवकूफ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला क्यों? रावण बोला यूं अध्यापक परीक्षार्थी परीक्षाओं के समय में, रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, सूरज हमेशा सर्दियों में, बिजली वाले गर्मियों में, ये वक्त आने पर नहीं मानते, ये एक साल में 4-4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन है आज हम भी हड़ताल करते हैं। मैंने कहा भैया तेरा मांग पत्र हो तो मुझे बताओ, रामचंद्र जी से आपका समझौता कराते हैं। बोला आप मानव हैं, मानवता आपकी जात है, मुझे राम से नहीं राम के भक्तों से शिकायत है जो बिना कारण मुझे हर साल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो इस कुर्सी की खातिर जीने मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु वतन के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ, ऐसे हत्यारे बाप को जलाओ।